स्क्रीन विजिबल है? यस सर। लास्ट क्लास में स्क्रीन विजिबल है त्यागी? हाँ जी सर, विजुअल है। ठीक। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स देखा था कि कितने टाइप्स के इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब पिन टाइप, फिर स्ट्रिंग टाइप में हमने देखा था कि कैसे कैसे इंसुलेटर होते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेम में या वर्टिकल फ्रेम में। ठीक है, क्रॉस आर्म का क्या रोल होता है, ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, अब हम आ रहे हैं इंसुलेटर्स के जो मैथमेटिकल जो इलेक्ट्रिकल व्यू होते हैं उस पे। ठीक, क्या है कि आपका जो इंसुलेटर्स होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इंसुलेटर्स होगा, मतलब उसको किसी पर्टिकुलर वोल्टेज रेटिंग पे डिजाइन किया गया होगा, नंबर ऑफ इंसुलेटर लेके हमें एक स्ट्रिंग बनाना पड़ता है। क्लियर? तो उसमें जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंसुलेटर में, वो कैसे होता है? हालांकि होना यही चाहिए कि आपने अगर एक इंसुलेटर डिजाइन किया है, अगर आपने एक इंसुलेटर डिजाइन किया है 11 केबी का, आप 11 केबी का इंसुलेटर को यूज कर रहे हैं मान लो 440 केबी की लाइन में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 440 केबी का जो लाइन है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फेज वैल्यू निकाल के आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर ऑफ इंसुलेटर पता चलेगा। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि कभी भी, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी insulators are used for 400 kV line? ठीक है, ठीक है, each insulator has 11 kV rating। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन है तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, 2 नंबर में क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, हम जो इंसुलेटर यूज करते हैं वो एक पर्टिकुलर फेज में यूज करते हैं, कंडक्टर के साथ यूज करते हैं। तो हमें देखना क्या है कि पर फेज लाइन, मतलब पर फेज वोल्टेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग उस फेज में कितने नंबर ऑफ इंसुलेटर यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि हमें पर फेज इंसुलेटर ही यूज करना है, 3 फेज है तो तीनों फेज में अलग अलग इंसुलेटर यूज करना है। क्लियर? ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फेज वोल्टेज निकालना पड़ेगा। लाइन वोल्टेज आपको दिया हुआ है तो फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, 400/√3 kV। क्लियर? ठीक है, कितना आ रहा है ये, अराउंड 230 kV के आसपास। ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये अराउंड 230 kV आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ इंसुलेटर यूज्ड इन ईच फेज, कितना हो जाएगा, सिंपली 230 किलो वोल्ट में आपको 11 केवी से डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि 11 केवी हर एक इंसुलेटर का वोल्टेज रेटिंग है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमें इंटीजर में निकालना है, ये आपका अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 20 पॉइंट समथिंग आएगा। आप इसको सॉल्व करना, 20.89 या 9 के आसपास आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको इंटीजर वैल्यू लेना, यानी 21, यही आएगा ना। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ जी सर, यही आएगा। ठीक है, तो हम हमेशा ध्यान रखना, ये 20.1 आए, 20.2 आए, कुछ भी आए, आपको नंबर इंटीजर में लेना होता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आपको चीज खरीदनी होती है तो अगर वो नंबर में खरीदनी है तो वो इंटीजर ही होंगे। तो हमें उससे बड़ा एक इंटीजर क्वांटिटी ले लेना है, वही हमारा आंसर होगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है ना, कई लोग क्या करते हैं, 400 केवी दिया हुआ है, 400 केवी बटा 11 कर देते हैं, वो गलत आंसर है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इंसुलेटर पूछूं तो तीनों फेज में क्या होगा, 21 इंसुलेटर यूज होंगे, तो टोटल इंसुलेटर कितने हो जाएंगे, 63 इंसुलेटर आप यूज करेंगे। ठीक है, यानी ईच फेज में आप 21 इंसुलेटर यूज करेंगे और सब में क्या हो जाएगा। ये ऐसे ही जनरल से क्वेश्चन मैंने उठाया था। ठीक है,
तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं और पूछे जाते हैं। हम बात कर रहे थे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सस्पेंशन टाइप का मतलब वो हो गया कि जो इंसुलेटर यूज करके हम स्ट्रिंग बनाते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर में सिंगल आप पिन यूज करते हैं तो वहां पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जो सस्पेंशन इंसुलेटर्स होते हैं उसमें कैसे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये जानना जरूरी है। क्लियर? ठीक है। अभी हम देखेंगे, अभी लास्ट में कंक्लूजन में भी आएंगे कि नियरेस्ट टू कंडक्टर जो होता है ना उसमें वोल्टेज ज्यादा होता है, और जो नियरेस्ट टू टावर होता है आपका इंसुलेटर उसमें वोल्टेज कम होता जाता है, क्योंकि वोल्टेज रिड्यूस होता जाता है। वो क्यों होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है कि आपको भी पता है कि ये हमारा टावर होता है, ये हमारा टावर है। मैं केवल इंसुलेटर पे ही फोकस कर रहा हूँ। टावर में क्या होता है, क्रॉस आर्म होता है, और इस क्रॉस आर्म के थ्रू आपका चाहे वो वर्टिकल फेज में हो चाहे हॉरिजॉन्टल फेज में हो आपके इंसुलेटर्स अटैच होते हैं। ये मैंने 3 इंसुलेटर्स ले लिए हैं। क्लियर? और ये आपका कंडक्टर यहाँ से ऐसे गया हुआ। क्लियर है चीज? ये सबने देखा है ना, इसको तो आपने देखा है ना। स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर 2 तरह के होते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है। ये वर्टिकल फ्रेम में हमने लिया हुआ है, तो ऐसे भी हो सकता है आपका, ऐसे भी हो सकता है। अगर क्रॉस आर्म है तो इंसुलेटर जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल उसमें ऐसे भी हो सकते हैं। वो दोनों तरह का कंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा। ठीक है। और यहाँ से आपका कंडक्टर अटैच होता है। क्लियर? तो ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें इंसुलेटर को अटैच करना है तो एक मेटेलिक पिन के थ्रू 2 इंसुलेटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे हम एक मेटेलिक पिन यूज करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, ये 2 इंसुलेटर एक दूसरे से अटैच होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक मेटेलिक पिन यूज होगा, ये दोनों इंसुलेटर एक दूसरे से अटैच होंगे, तभी तो एक स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे। क्लियर है चीज? ठीक है। अब ये चीज बताओ कि कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, कोई भी बताओ। कैपेसिटेंस कहाँ कहाँ हो सकता है? मैं इसको थोड़ा सा इलेबरेट करके बना रहा हूँ, थोड़ा समझाने के लिए बस। कैपेसिटेंस कहाँ कहाँ हो सकता है? अच्छा, टावर जो होता है वो किस पोटेंशियल को होता है? अच्छा, इतना तो बता ही सकते हो ना। टावर किस पोटेंशियल पे होता है? हेलो राशिका, यस सर। सुशील, हेलो सुशील। हेलो। हाँ राशिका, टावर किस यस पोटेंशियल पे सर। होता है? हाँ, सर ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा तो जीरो पोटेंशियल वेरी होगा। वेरी गुड। तो सर अर्थ। कैपेसिटेंस इसके एक तो सेल्फ कैपेसिटेंस हो सकता है हर उसका, और और एक सर मतलब अगर हम दो इनके दो डिस्क के बीच में देखें तो वो हो सकता है शायद। बोलो बोलो, सही बोल रही हो। अच्छा, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जो कैपेसिटेंस का नेचर होता है वो तो शंट कैपेसिटेंस हो सकता है, और इसका सेल्फ कैपेसिटेंस जैसे बताया वो हो यस सर। सकता है। दो चीजें हो सकती है। शिक्षा ने सही बोला यहाँ पे कि अर्थ, देखो हम टावर टावर पढ़ते हैं, टावर क्या है, ग्राउंड से कनेक्टेड है ना। और जो क्रॉस आर्म है वो भी क्या है, टावर से सीधे कनेक्टेड है। तो ये क्रॉस आर्म है, जब ये टावर से सीधे कनेक्टेड है, टावर ग्राउंड से कनेक्टेड है, ग्राउंड का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली इसको अर्थ बोलते हैं। मैंने एक बार तुम लोग को बताया था कि अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, टावर अर्थ है। तो ये जो टावर है, क्रॉस आर्म है, ये सब क्या होंगे, अर्थ पोटेंशियल पे होंगे। तो आप कैसे होंगे, अर्थ पोटेंशियल पे होंगे। ठीक है।
तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये मेरा जो क्रॉस आर्म है वो भी अर्थ पोटेंशियल पे है, ये मैंने टावर ले लिया, टावर भी मेरा क्या है, अर्थ पोटेंशियल पे। ऐसे हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्लियर? ठीक है। जैसा इसने बताया रशिका ने कि अ, जो आपका इंसुलेटर है उसका सेल्फ कैपेसिटेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ सेल्फ कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, इन तीनों का। ठीक है, जो म्यूचुअल इफेक्ट की वजह से आता है। और जो मेटेलिक पिन आपको दिखता है ना, ये मैंने एक मेटेलिक पिन की तरह बनाया है ये चीज। ठीक है, जो आपको मेटेलिक पिन दिखता है, मेटेलिक पिन और अर्थ सरफेस के बीच में भी एक कैपेसिटेंस क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा? कि क्रॉस आर्म का लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होता है। क्लियर? अगर क्रॉस आर्म का लेंथ बहुत ज्यादा होता तब तो ये कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल होता। क्लियर? क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, सी इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा होता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक, लेकिन क्रॉस आर्म इतना ज्यादा लेंथ का होता नहीं है, इसलिए हम इस कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। यानी जो आपका पिन होता है जो कनेक्ट करता है दो इंसुलेटर्स को, उसके और अर्थ के बीच में भी कैपेसिटेंस होगा। क्लियर? यानी यहाँ पे सारे कैपेसिटेंस होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है आपके इंसुलेटर्स का, उसकी वजह से भी कैपेसिटेंस होता है। क्लियर? तो हम इस कैपेसिटेंस को बोलते हैं, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ईच यूनिट, इस मतलब ईच यूनिट को हम बोलते हैं म्यूचुअल कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस को बोलते हैं म्यूचुअल कैपेसिटेंस। कई कई किताबों में सेल्फ कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल कैपेसिटेंस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों के कनेक्शन के बीच में एक मेटेलिक प्लेट है, तो इनके बीच में म्यूचुअल इफेक्ट भी आ सकता है, तो हम इसको म्यूचुअल कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। क्लियर? अगर आपका पिन, मेटेलिक पिन और अर्थ के बीच का कैपेसिटेंस सी है, तो जो म्यूचुअल कैपेसिटेंस होगा वो एम इंटू सी के बराबर होगा। ये चीज हमें ध्यान रखना है। यानी इन सबका कैपेसिटेंस एम इंटू सी के बराबर होगा। यानी एम को आप बोल सकते हैं, एम का अगर डिफिनेशन आपको लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, म्यूचुअल कैपेसिटेंस, या कई कई किताबों में सेल्फ कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है, सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ ईच यूनिट, या म्यूचुअल कैपेसिटेंस ऑफ ईच यूनिट ऑफ इंसुलेटर। हर एक इंसुलेटर का म्यूचुअल कैपेसिटेंस। क्लियर? म्यूचुअल कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटर अपॉन किसके किसके बीच का कैपेसिटेंस, क्या बोलेंगे हम, कैपेसिटेंस बिटवीन ईच लिंक पिन। ऑब्वियस सी बात है कि जो इंसुलेटर के बीच का लिंक पिन है, ईच लिंक पिन एंड अर्थ का मतलब यहाँ पे टावर ही है। तो टावर ग्राउंड से सीधे कनेक्टेड है, तो आप अगर इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो इसको सीधे सीधे अर्थ बोलेंगे। क्लियर? यानी ये ग्राउंड पोटेंशियल पे है, यानी ये जीरो पोटेंशियल पे। ये जितना मैंने बनाया है ना ये चीज इस लाइन से, ये आपका जीरो पोटेंशियल है, क्योंकि ये अर्थ है। अर्थ का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो गई। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली तीन इंसुलेटर लेके मैं मैथमेटिकली यहाँ पे डिराइव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हालांकि ये एन नंबर ऑफ इंसुलेटर्स के लिए होगा, लेकिन तीन के लिए मैं लॉजिकली इसको आपको बताऊंगा कैसे हमें केसीएल का अप्रोच लेके इसको सॉल्व करना है। बाकी आप नंबर ऑफ 4 हो, नंबर ऑफ एन इंसुलेटर्स हो, उसके लिए आप एक जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। ठीक है, तो हम तीन इंसुलेटर के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कैसे हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, तो हम इसको पहले तो हम ये जो मैंने आपको इस फॉर्म में बनाया है, इसको मैं सबसे पहले बनाऊंगा प्योर इलेक्ट्रिकल सर्किट के फॉर्म में, यानी कैपेसिटेंस के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये मेरा टावर, ये मेरा क्रॉस आर्म, सब किस पोटेंशियल पे है, जीरो पोटेंशियल। ऑल आर अर्थ, इसमें सभी क्या है, जीरो पोटेंशियल पे। क्लियर? ठीक है, क्रॉस आर्म के ठीक साथ में क्या है हमारा, एक इंसुलेटर, उसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, सी। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, मेटेलिक पिन और ग्राउंड के बीच में भी क्या आ जाएगा,
एक कैपेसिटेंस, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, MC के बराबर, ये वैल्यू क्या होगी, C। फिर हमारा क्या आएगा, एक इंसुलेटर फिर आएगा, इसका कैपेसिटेंस M इंटू C। फिर मेरा मेटेलिक पिन आएगा, मेटेलिक पिन और अर्थ के बीच का कैपेसिटेंस C। क्लियर? ठीक है, सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे। मैं 3 यहाँ पे ले रहा हूँ अभी, उसके बाद हम जनरल एक फॉर्मूला निकालेंगे उसके बेसिस पे। ये मैंने तीसरा ले लिया, और ये मेटेलिक पिन और अर्थ के बीच का कैपेसिटेंस, और यहाँ पे आ गया मेरा कंडक्टर। ये मेरा क्या है, कंडक्टर। तो सर्किट क्लियर है आपको, कैसे सर्किट मैंने बनाया? ये तीनों इंसुलेटर्स के म्यूचुअल कैपेसिटेंसेस और पिन और अर्थ के बीच का कैपेसिटेंसेस C है। क्लियर है चीज? हेलो, यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पोटेंशियल में मान के चल रहा हूँ V1, हर एक कैपेसिटेंस के बीच का पोटेंशियल मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ V2, और ये मान के चल रहा हूँ V3। ये कंडक्टर है तो कंडक्टर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा। क्लियर? ये मैंने मान लिया कि ये I3, मतलब करंट I है ये। क्लियर? ये मेरा थर्ड इंसुलेटर्स है। सिमिलरली ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें चीजें मिलती जाएंगी। यहाँ पे हम करंट को डिवाइड कर रहे हैं, करंट डिवाइड हो रहा है, तो मैंने जो पिन और इसके बीच में जो कैपेसिटेंस क्रिएट हो रहा है, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे एक नोड आया, इस नोड पे क्या होगा, ये I करंट डिवाइड होगा, I3 और कैपिटल I3 में डिवाइड होगा। मैं कैपिटल एपोस्ट्रोफी यूज कर रहा हूँ म्यूचुअल के लिए, यानी इंसुलेटर्स में फ्लो होने वाला करंट या उसके अक्रॉस का वोल्टेज, और स्मॉल एपोस्ट्रोफी यूज कर रहा हूँ जो पिन है और जो अर्थ है उसके बीच में फ्लो होने वाला करंट। अभी I3 आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे एक नोड आएगा, ये नोड में क्या हुआ, ये दोनों में डिवाइड हुआ, यानी सेकेंड इंसुलेटर पे आए, यहाँ पे I2 हो गया, ये कैपिटल I2 हो गया। सिमिलरली इस नोड पे आए, यहाँ पे क्या हो गया, करंट डिवाइड होगा, ये स्मॉल I1 हो गया और ये कैपिटल I1 हो गया। क्लियर? ठीक है, यानी हमें यहाँ पे 3 नोड मिल रहे हैं। नोड 1 मान लो इसको, इसको मान लिया नोड 2 और इसको मान लिया नोड 3। क्लियर? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एट नोड 1, नोड 1 पे क्या हो रहा है, अगर हम KCL अप्लाई करेंगे तो एनीवन, नोड 1 पे KCL अप्लाई करो। मौर्य, त्यागी, त्यागी, हाँ जी सर। हाँ, नोड 1 पे KCL अप्लाई करो। ये करंट I2 आ रहा है, नोड 1 पे क्या हो रहा है, I1 और कैपिटल I1 में डिवाइड हो रहा है, तो KCL क्या लगेगा, KCL लगाने के बाद वैल्यू क्या मिलेगी, सुशील? I2 equal to small I1 plus capital I1. I2 इक्वल टू स्मॉल I1 प्लस कैपिटल I1। बस यही तो मैं पूछ रहा था, और क्या पूछ रहा हूँ, इतना पूछने वाली बात क्या है। उसके बाद हम देखेंगे वोल्टेज क्या है, कैसे है। ठीक है, तो I2 इक्वल टू क्या हो रहा है, स्मॉल I1 प्लस कैपिटल I1 के बराबर। अगर हम यहाँ पे कैपिटल I1 और स्मॉल I1 की वैल्यू कैलकुलेट करने बैठे हैं, देखो यहाँ पे कैपिटल V1 ये वोल्टेज है, ठीक है। इस नोड का वोल्टेज मैं मान के चल रहा हूँ कि स्मॉल V1 है, इस नोड का वोल्टेज मान के चल रहा हूँ मैं स्मॉल V2 है, इस नोड का वोल्टेज मैं मान के चल रहा हूँ स्मॉल V3। नोड 1 का जो वोल्टेज है स्मॉल V1, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो यहाँ पे ये एक नोड का वोल्टेज है, ग्राउंड है, तो ग्राउंड और नोड के वोल्टेज में का डिफरेंस कितना आ रहा है,
V1 माइनस जीरो, यानी जो वोल्टेज कैपिटल V1 है वही क्या है, स्मॉल V1 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, कैपिटल V1 के बराबर, यानी स्मॉल V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल V1 के बराबर। ये ठीक है। सिमिलरली अगर मैं स्मॉल V2 की वैल्यू पूछूं तो स्मॉल V2 और ग्राउंड, ये स्मॉल V2 किसका वोल्टेज है, ये वोल्टेज है। क्लियर। इस नोड का वोल्टेज होने का मतलब क्या हो गया कि ग्राउंड और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्मॉल V2 के बराबर है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है किसके बराबर हो जाएगा, ये V1 और इस V2 के सम के बराबर हो जाएगा। यानी स्मॉल V2 को अगर हम बताएं तो स्मॉल V2 को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल V1 प्लस कैपिटल V2 के बराबर। देखो यहाँ पे नोड 2 और ग्राउंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2, ठीक है, और यही पोटेंशियल क्या है, इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस का टोटल वोल्टेज है। इस इंसुलेटर में वोल्टेज कैपिटल V1 है, इस इंसुलेटर में वोल्टेज कैपिटल V2 है, तो दोनों का अगर सम निकालेंगे तो वो के बराबर आएगा। सिमिलरली स्मॉल V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तीनों वोल्टेज के सम के बराबर हो जाएगा। आप क्या कर भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप। ये सबको समझ में आया कैसे मैंने ये कर दिया। हेलो, यस सर। समझ में आ गया ना। देखो फिर से समझ लो, ये जीरो वोल्टेज है, जीरो वोल्टेज। तो अगर किसी एलिमेंट के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है तो उसके नोड के बीच के वोल्टेज डिफरेंस के बराबर होता है। वो दो नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके अक्रॉस का वोल्टेज होता है। तो V1 माइनस जीरो किसके बराबर होगा, कैपिटल V1 के बराबर। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो V1 माइनस जीरो क्या होगा, कैपिटल V1 के बराबर, क्योंकि इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज होगा। सिमिलरली V2 माइनस जीरो क्या होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज यानी V2 प्लस इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज यानी V1, क्योंकि V2 माइनस जीरो क्या है, इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस के वोल्टेज के सम के बराबर हो जाए, यानी V1 प्लस V2। सिमिलरली ये भी आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ये मैंने कैसे कर दिया। ये तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि दो नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और एलिमेंट के अक्रॉस अगर वोल्टेज हमें पता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम केवीएल भी लगाएंगे तो वो चीज हमें मिल जानी। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या मिला, I2 इक्वल टू I1 प्लस I1, कैपिटल I1। अगर मैं यहाँ पे I1 की वैल्यू निकालूं, I1 की वैल्यू क्या आएगी, अगर मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी f है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये मेरे लिए नोन है, तो स्मॉल I1 की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल I1 का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन बीच का इम्पीडेंस। बीच का इम्पीडेंस क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर रहे हैं हम। वैसे तो इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, अगर हम कैपेसिटेंस के टर्म में देखें तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/j ओमेगा सी। लेकिन अगर मॉड के टर्म में देखें तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा सी के बराबर। तो इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज यानी V1, और ये तो आपका जीरो पोटेंशियल है ही, तो V1 माइनस जीरो अपॉन 1/ओमेगा सी इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू मैग्नीट्यूड के टर्म में। तो क्या आ जाएगा, ये स्मॉल V1 इंटू ओमेगा सी के बराबर, यानी स्मॉल I1 की जो वैल्यू है, V1 क्या है, कैपिटल V1 के बराबर है, तो हम इसको कैपिटल V1 के टर्म में लिख देंगे, क्योंकि हमें देखना है कि स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है। हमें मेटेलिक पिन और अर्थ के बीच के पोटेंशियल से मतलब नहीं है, हमें देखना है कि जो आपका इंसुलेटर है उसमें पोटेंशियल का जो बिहेवियर है वो कैसे हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल V1 इंटू ओमेगा सी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया हमने। सिमिलरली कैपिटल I1 क्या हो जाएगा, कैपिटल I1 क्या हो जाएगा, MC के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V1 है, तो कैपिटल V1 इंटू, आप चाहे तो इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपन बीच का इम्पीडेंस भी ले लेते हैं, तो ये सीधे सीधे भी आप लिख सकते हैं कि V1 इंटू एम ओमेगा सी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि करंट I इक्वल टू क्या होता है, V इंटू एडमिटेंस। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि I इक्वल टू V इंटू एडमिटेंस होता है, और सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि वैल्यू ये होगी। इक्वेशन नंबर 3 होगी। ठीक है। I2 की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल I2 की वैल्यू। सिमिलरली कैपिटल I2 क्या हो जाएगा, कैपिटल I2 क्या हो जाएगा, दूसरे वाले इंसुलेटर के क्रॉस वोल्टेज कितना है, V2, और उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है, 1/m ओमेगा सी। तो V2 अपॉन 1/m ओमेगा सी कर लो,
या फिर V2 इंटू एम ओमेगा सी कर लो, दोनों चीजें सेम है। ये क्या आ जाएगा आपका कैपिटल I2। कैपिटल I2 का मतलब क्या हो गया, इस इंसुलेटर में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू क्या होगी, इस इंसुलेटर के अक्रॉस का वोल्टेज जो कि कैपिटल V2 है अपॉन इसका रिएक्टेंस, तो V2 अपॉन 1/m ओमेगा सी, तो क्या हो जाएगा 1/m ओमेगा सी न्यूमरेटर में आ जाएगा, वो V2 इंटू एम ओमेगा सी की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यू, क्योंकि हमें करंट से मतलब नहीं है, हमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसे वेरी कर रहा है, और हमें ये सारी वैल्यू उठा के उस इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो V2 m ओमेगा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 ओमेगा सी प्लस V1 m ओमेगा सी के बराबर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा सी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V2 इक्वल टू V1 प्लस V1 m के बराबर, m से आप डिवाइड कर देंगे तो V2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1 प्लस 1/m इंटू, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे एनीवन, V2 की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 1/m इंटू V1, यानी अगर V2 और V1 की वैल्यू में आप कंपेरिजन करेंगे तो किसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है, V2 की ज्यादा होगी। V2 की ज्यादा हो रही है, यानी इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया था, हमने जो इंसुलेटर यूज किया है उसकी रेटेड वैल्यू सबकी सेम है, तो हम यही चाहेंगे कि हमारा जो स्ट्रेंथ या जो स्ट्रेस आए हर एक इंसुलेटर्स पे वो सेम स्ट्रेस आए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। हमने क्या देखा कि V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा हो गई। क्लियर? यहाँ पे हमने क्या देख लिया, V2 की वैल्यू क्या हो गई, V1 से ज्यादा हो गई। अब हम आते हैं नोड 2 पे, वहां पे हम KCL अप्लाई करें एट नोड 2 बाय अप्लाइंग KCL। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल I3 की वैल्यू स्मॉल I2 प्लस कैपिटल I2 के बराबर होगा। देखो यहाँ पे अगर इस नोड पे तुम KCL अप्लाई कर रहे हो, कैपिटल I3 है, स्मॉल I2 और कैपिटल I2 में ये करंट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ भी करना है। I3 की वैल्यू क्या होगी, थर्ड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, कैपिटल V3 है, और आपका रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, m ओमेगा c हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू MC के बराबर है। सिमिलरली I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम I2 निकालें यहाँ पे, तो I2 की वैल्यू कितनी निकालोगे, इनिशियल वोल्टेज स्मॉल V2, यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, ये चीज ध्यान रखना, स्मॉल V2 और कैपिटल V2 में डिफरेंस है। तो स्मॉल V2 माइनस 0/1/ओमेगा c ये चीज होता है। तो यानी यहाँ पे जो आएगा आपका I2 वो क्या होगा, स्मॉल V2 ओमेगा c के बराबर, और कैपिटल I2 क्या आएगा, कैपिटल V2 m ओमेगा c, क्योंकि जो कैपिटल वाला एपॉस्ट्रोफी है वो उस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाला करंट दिया हुआ है, तो हम वहां से सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जो आपका पिन और अर्थ के बीच वाला है वो उस नोड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। V2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, V2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, बताओ, स्मॉल V2 की वैल्यू क्या निकाली हमने, V1 प्लस V2 V1 प्लस V2 के बराबर, कैपिटल V1 प्लस कैपिटल V2 के बराबर, ओमेगा सी प्लस V2 m ओमेगा सी, ओमेगा सी से ओमेगा सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी V3m इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V2m के बराबर। क्लियर? यानी यहां से अगर V3 की वैल्यू आप निकालो तो V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी V1/m प्लस 1 प्लस 1/m V2 के। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर तुम कंपेरिजन करो तो वहां पे आपको दिख रहा था कि V2 पहले वाले से हमें क्या मिला था, V2 इक्वल टू 1 प्लस 1/m V1 मिला था। तो यहाँ पे हमने देख लिया था कि V2 इज ग्रेटर देन V1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V3 और V2 में रिलेशन निकालेंगे तो V3 क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है V2 से ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा क्यों हो जाएगा, क्योंकि V1/m और जुड़ जा रहा है। क्लियर?
तो यहाँ पे V3 ग्रेटर देन V2 हो जाएगा। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। यानी कुल मिला के कंक्लूजन क्या है कि कंडक्टर सरफेस से अगर हम टावर की तरफ कर रहे हैं तो वोल्टेज जो है हर एक इंसुलेटर में, यानी अगर वोल्टेज स्ट्रेंथ की बात करें इंसुलेटर्स का, तो वो डिक्रीज करता जाएगा। यानी नियरेस्ट टू कंडक्टर जो आपका पोटेंशियल होगा एक इंसुलेटर का वो मैक्सिमम होगा, और नियरेस्ट टू टावर जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर? अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन की बात करता हूँ तो कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है ना कि वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट नियरेस्ट टू द कंडक्टर इज हाईएस्ट वैल्यू, और ये वैल्यू क्या होती जा रही है, धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है, और जो नियरेस्ट टू टावर है वो क्या होगा, लोवेस्ट वैल्यू। क्लियर? तो हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इट शोज दैट nearest to conductor the voltage across insulators has highest value तो होगा। क्लियर? और जैसे जैसे ये इंसुलेटर टावर की तरफ जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्रॉस आर्म की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पोटेंशियल है, ये जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। क्लियर? ये हमने देख भी लिया। ठीक है, तो आप चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं, चाहे तो बस आपने बता दिया कि नियरेस्ट टू जो कंडक्टर है वो उसकी जो वैल्यू है वो हाईएस्ट वैल्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर रिड्यूस होता, अक्रॉस द इंसुलेटर रिड्यूस होता जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस पड़ेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पड़ेगा, कौन से इंसुलेटर पे मैक्सिमम स्ट्रेस पड़ेगा? हेलो हेलो, जो कंडक्टर के पास में है। इंसुलेटर लिख सकते हैं इसको लैंग्वेज में, इंसुलेटर नियर टू कंडक्टर हैज या हैज हाई स्ट्रेस या हाईली स्ट्रेस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ये पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो कि होना क्या चाहिए था कि फॉर ऑप्टिमाइज यूज आपको क्या करना था कि ये इक्वल वोल्टेज हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम कोशिश करते हैं कैसे हमें हर एक इंसुलेटर का जो पोटेंशियल है, हर एक इंसुलेटर का जो वोल्टेज है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा V3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V1 कैलकुलेट कर ले। क्या हो जाएगा, V3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, V1/m प्लस, ये मैंने इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया ताकि मैं बता सकूं V3 ग्रेटर देन V2 हो रहा है और V2 ग्रेटर देन V1 है, तो V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1 हो रहा है। क्लियर? तो V1/m 1 प्लस 1/m, V2 वैल्यू कितनी आई हमारी, 1 प्लस 1/m का इंटू V1। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, V1/m प्लस 1 प्लस 1/m का होल स्क्वायर इंटू V1। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आ जाएगा आपका V1 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/m प्लस 1 प्लस 1/m का स्क्वायर प्लस 2/m इंटू V1। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 3/m प्लस 1/m का स्क्वायर इंटू V1। एक्चुअली ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि बेसिकली जो जनरली जो क्वेश्चन बनता है ना वो 3 इंसुलेटर्स के ही बनते हैं। तो ये V3 तक आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ठीक है ना, ये V3 का भी फॉर्मूला, V1 का फॉर्मूला, V2 का फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं कि V1 के टर्म में वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, अदरवाइज याद करने से बजाय तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही है कि KCL लगाने आपको आना चाहिए। अगर आप KCL लगा लोगे तो सब कुछ कर लोगे, लेकिन आप समय बचाने के लिए आप ये फॉर्मूला याद करेंगे कि V2 इक्वल टू 1 प्लस 1/m
m v1 and v3 इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई एम प्लस 1 बाई एम स्क्वायर v1 होता है। क्लियर है चीज? क्लियर है? हेलो बच्चों, क्लियर है चीज? ठीक है। अगर यही तुमको एन रेफरेंस में लिखना होगा, अगर मान लो एक और इंसुलेटर आ जाए तो क्या करना है? सिंपली नोट 4 पे केसीएल अप्लाई कर देना, बस यही करना पड़ेगा ना, यही तो करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? हेलो, अगर मान लो कि तुमको एन का दे दे, तो ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, केवल केसीएल ही अप्लाई करना है। अगर मान लो ये आपके ऐसे है और ये एन तक आ रहा है, ठीक है ना? ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है? सिंपली क्या करना है? केसीएल आपको nth पॉइंट तक लगाना है और कुछ नहीं करना है। ज्यादा इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना आप लोग कि मतलब क्या करें क्या ना करें कैसे करें, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, जैसे मान लो यहाँ पे करंट मैंने मान आई एन प्लस 1 है, ठीक है? ये पोटेंशियल स्मॉल वी1 हो जाएगा अगर ये nth नोड है। ऑब्वियस सी बात है कि हमने क्या देखा था, यही देखा ना हमने। देखो यहाँ पे सेकंड नोड है तो ये करंट I3 हो गया यानी +1 हो गया। फर्स्ट नोड है तो ये करंट I2 हो गया, यानी देखो यहाँ पे ये फर्स्ट नोड है तो ये करंट I2 हो गया, ये सेकंड नोड है तो ये करंट I3 हो गया। तो सिमिलरली अगर ये nth नोड है, अगर मैं मान के चल रहा हूँ ये मेरा nth नोड है, ये मेरा क्या है? nth नोड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये करंट क्या हो जाएगा? IN+1। ये करंट क्या हो जाएगा? स्मॉल IN। ये करंट क्या हो जाएगा? कैपिटल IN। तो सिंपली इस पे केसीएल लगा देंगे, केसीएल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? केसीएल अप्लाई करेंगे तो कैपिटल IN+1 इक्वल टू स्मॉल IN प्लस कैपिटल IN। तो सिंपली क्या करना आपको? IN+1 की वैल्यू आपको पता है क्या हो जाएगा? VN+1 इंटू एम ओमेगा सी, कैपिटल VN+1 क्योंकि ये इंसुलेटर के अक्रॉस का है, और यहाँ पे क्या जाना है? स्मॉल IN है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? स्मॉल VN आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? क्योंकि अर्थ पिन और उसके बीच का कैपेसिटेंस है तो ओमेगा सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कैपिटल VN एम ओमेगा सी। तो यहाँ से VN+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? ये स्मॉल VN बाई एम प्लस कैपिटल VN के बराबर। और स्मॉल VN की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट कैपिटल VN तक। जैसे यहाँ पे देखा था हमने, स्मॉल V2 की वैल्यू क्या हो रही थी? V1 प्लस V2। स्मॉल V3 की वैल्यू क्या हो रही थी? V1 प्लस V2 प्लस V3। सेम लॉजिक से हो जाएगा, तो कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली केसीएल अप्लाई करना और नोड पोटेंशियल क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द इंसुलेटर्स, ये चीज दिमाग में रखना, यानी ये चीज इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि ये चीज कैसे आ रहा है। अगर ये चीज अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए। ये चीज क्लियर है सबको? हेलो सर, मुझे एक चीज बच्चों, हाँ बोलो। पूछनी। ये कंडक्टर से जब करंट निकल के टावर की तरफ जा रहा है तो फिर ये इंसुलेट कैसे हुआ ये इससे? आप तुमको क्या लगता है कि पूरा पूरा करंट जा रहा है क्या ये? अच्छा ये बताओ। नहीं, वो तो कैपेसिटेंस है, करंट है थोड़ा थोड़ा बीच में, लेकिन सर ये टोटली आइसोलेट नहीं कर सकते हैं टावर से हम लोग, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी लगा के? देखो ये तभी हो सकता है जब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाए, V1 V2 V3 की वैल्यू सेम हो जाए। V1 तो सर ऐसा V2 मटेरियल यूज करें जिसमें ये पॉसिबल हो? अभी आगे हम पढ़ेंगे, ऐसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसा कर पाए, क्योंकि अगर कोई कैपेसिटेंस है तो उसमें भी लीकेज करंट होगा ही होगा। अगर कोई प्रैक्टिकल इक्विपमेंट है जो कैपेसिटिव नेचर को बता रहा है तो उसका कुछ न कुछ लीकेज रिएक्टेंस होना ही होना है, तो कुछ न कुछ लीकेज करंट होना ही होना है, यानी करंट को पास मिलना ही मिलना है। ये तभी पॉसिबल है कि इस क्रॉस आर्म का जो लेंथ है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा दो, इतना ज्यादा कर दो कि ये
तुमको करंट दिखे ही ना। ये करंट बहुत कम होते हैं, बहुत कम। ये मत समझना कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट। क्लियर? देखो हमें क्या करना है, हमें मेन इंसुलेटर का काम होता है कि ये जो टावर और क्रॉस आर्म है ना, इसको कंडक्टर के स्ट्रेंथ से, यानी कंडक्टर में जो फ्लो होने वाला करंट है उससे बचाना। तो तुम खुद देख रहे हो यहाँ पे, जैसे जैसे हम क्रॉस आर्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारा करंट भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, वोल्टेज भी हमारा उस हिसाब से कम होता जा रहा है। ठीक है ना? रही बात पे तुम जो कह रहे हो कि मतलब करंट की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ठीक है? हम देखेंगे अभी इक्वलाइजिंग करेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि जो करंट का मतलब एक होता है स्टैटिक फील्डिंग, गार्डिंग यूज करते हैं हम, तो वहां पे हम देखेंगे कि इंसुलेटर में कोई करंट का मतलब फ्लो नहीं हो रहा है, वो करंट कंपनसेट हो जा रहा है कि पिन टू अर्थ और उस गार्ड रिंग और अर्थ के। तुमने देखा भी होगा कि मतलब कंडक्टर के बीच में गार्ड रिंग होते हैं। अभी